नमस्कार बच्चों। नाउ वी आर स्टार्टिंग द पार्ट 2 ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लास 12 चैप्टर नंबर 7। ग्रुप 15 के बारे में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में पार्ट 1 वीडियो में इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव बताया। नाउ वी आर स्टार्टिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 15 मेंबर ओनली। ग्रुप 15 13 से लेकर 15 तक के मेंबर्स कौन है? पी ब्लॉक। 13 14 तो पहले पढ़ चुके हैं 11th। अब बात करें 15। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड। नाउ स्टार्टिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। इट मींस यहां हम क्या बात कर रहे हैं कि केमिकली जो बात कर रहे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये नाइट्रोजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली की केमिकली कैसी रिएक्शन होती है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा ये बुक पर दे रखा है कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लगभग किसके बराबर होती है? कि बराबर चार्ज के बराबर होती है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 5। जो 5 सेल है इसको हम बनाएंगे कैसे? जैसे ये 1s2 जिसमें कंप्लीटली फील्ड है, इसकी बात नहीं करते हैं। इसके बाद में आउटर मोस्ट वैलेंस शेल की बात करते हैं 2s2 फर्स्ट सेकंड, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इसके बाद में बात करते हैं 2p की, जिसमें कितने हैं? 3 ऑर्बिटल्स। इसमें आप देखिएगा ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है ये 2p2 2p3 2s2 2p3 इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए तो अब कितने बचे? 1 2 एंड 3। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये हाफ फील्ड 2p ऑर्बिटल। ओके, अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी इसमें, ये बात बताइए। अब आपकी बात करेंगे कि चार्ज कितना है, तो हमने फिर पहले ही बताया था ऑक्टेट कंप्लीट करना है। नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्यों? उसको 2 और 8 का कॉन्फ़िगरेशन गेन करना है, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है एज पर रूल ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो ये 8 आ जाएगा। इट मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाए इट मींस यहां पे कितना चार्ज आएगा? -3। ओके, और अगर वो कहे कि नहीं ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स ये तो एक्स्ट्रा, ये तो फुल फील्ड s ऑर्बिटल, ओके, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसके इलेक्ट्रॉन्स तो इजीली जाएंगे नहीं। वो कहेगा अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करे तो डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद में चार्ज कैसा आएगा? +3। और अगर कहे कि ये पांचों इलेक्ट्रॉन, अगर ये भी मान लो किसी भी तरीके से एनर्जी देकर आपने आयोनाइजेशन कर दिया तो पांचों इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 1s की तो बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो अंदर वाली सेल में। इसका किस तरीके से बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं। ये है 1s, ये 1s2 के इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये वाले हैं 2s2 और 2p3। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं, ये क्या जाते हैं? ये वाले नहीं किए जाते हैं। ओके, इस केस में क्या होगा? इस केस में जो अगर पांचों इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा। ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इश्यू होगी? तो +3 +5 और -3। ओके, अगर ये +3 के थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ें कि इसके डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। जैसा कि हम बुक को रेफर करते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग -3 +3 एंड +5 दिखाएगा। इसके बाद जो कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पर, मतलब ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ अप टू डाउन जाने पर जो -3 है वो डिक्रीज होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से आपको कुछ चीज समझनी है। ये चीज हो रही है डिक्रीज। इट मींस क्या है? -3 का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी। इससे पहले क्या पढ़ाया गया था कि यहां पर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली साइज भी बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है।
यह जो अट्रैक्शन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड जो नीचे की तरफ जा रहे हैं वो थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा है। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही थी। इसका मतलब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या आउटर मोस्ट किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की पावर इस न्यूक्लियस की कम पड़ती जा रही है। उस केस में -3 का मतलब क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन लेना है तो ये तो नीचे जाने पर और संभव नहीं होगा। जब आप यहाँ की बात करोगे तो डी और एफ, यहाँ पे डी फिर एफ, यहाँ पे देखिए ना आर्सेनिक, ये देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आर्सेनिक के पहले आ रहे हैं, फिर नीचे देखिए यहाँ पे फिर डी ब्लॉक के एंटीमनी क्या, फिर बाद में देखिए एफ ब्लॉक, बिस्मिथ से पहले तो एफ ब्लॉक क्या आ रहा है और इनका तो पुअर शिल्डिंग होता है। डी और एफ के बारे में मैंने क्या बताया था, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनका पुअर शिल्डिंग होता है। पुअर शिल्डिंग होगा तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने बताया था इन दोनों केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को और खींचा जाएगा, ठीक है ना, साइज छोटा होगा। तो यहां से आपने ये भी देखा कि यहाँ से साइज छोटा था फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, और इसी का इफेक्ट आगे भी पड़ेगा। पहली बात, नीचे की तरफ जाओगे साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का पावर नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को लिया जाए कहीं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब बांध के रख ले, कंट्रोल में रख ले, यही बहुत बड़ी बात है। बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचना तो और मुश्किल काम। इट मीन नीचे की तरफ जाओगे तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती जाएगी। ओके, अच्छा ये वाली हो गया, ये वाली तो +3 का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन, इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देंगे तो +3, तो ये तो लॉस करना तो आसान काम है। पहली बात, एक बात और बताई थी आपको मैंने, क्या नीचे की तरफ जाएंगे हम तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये वाली चीज है नॉन मेटल नॉन मेटल, ये दोनों थे मेटलॉइड जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टर है, और ये वाला है मेटल। ये बात आपको पहले भी बताई। इट मींस नीचे की तरफ जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड किस पे करता है कि लूज टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रोबेबिलिटी जिसमें जितनी ज्यादा वो उतना ही अच्छा मेटल। ये बात आपको बताई। तो नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन लूज करना है और ये प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, तो उस केस में क्या होगा, वो कह रहा है कि +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए गए, तो और अच्छी बात है। नीचे टेंडेंसी बढ़ ही रही है लूज करने की, तो ये ओके हमारे इलेक्ट्रॉन भी ले जाइए। उस केस में ये वाली जो +3 वाला है ये इंक्रीज होगा। इसके बारे में आपको समझ में आएगा, जब मेटेलिक कैरेक्टर है ही सही तो ये इंक्रीज तो होगा ही। +5 ये इसका मतलब पांचों इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोबेबिलिटी, तो बोले 3 की है तो इसकी भी होनी चाहिए, तो इसकी भी इंक्रीज तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है इसके बाद। एंटीमनी बिस्मिथ पुअर शिल्डिंग ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, उसके कारण से पुअर शिल्डिंग के कारण से नीचे जाने पर यहां साइज हो गया है एबनॉर्मल, मतलब यहां बढ़ा अब और कम हुआ। इट मींस पुअर शिल्डिंग कारण से इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ, साइज कम हुआ। तो ये कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको कहा गया ना इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि मैक्सिमम जो लगता है वो एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स पे ही लगता है। तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये मैंने इससे पहले वीडियो में बताया साफ कि किस तरीके से पुअर शिल्डिंग ऑफ द डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, देन इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा उस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। इसका मतलब +5 की भी डिक्रीज, ये मैं थोड़ा रेड पेन से लिख रहा हूं ना, दोनों चीज डिक्रीज हो रही है। ये भी डिक्रीज है, +3 भी डिक्रीज है, +5 भी डिक्रीज है, कौन +3 वाला इंक्रीज है, बस ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अब ये चीज आपको बताई गई ही आपकी बुक में साफ। और इसके बाद में अब वो कह रहा है कि कौन बना पाता है, ठीक। नाउ अगर ये बात करें नीचे की तरफ कौन 5 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को बता पाता है, तो आपकी बुक में लिखा है कि BiF बिस्मिथ फ्लोराइड, ओनली बिस्मिथ फ्लोराइड BiF5, यही केवल 5 वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट बता पा रहा है।
ठीक है ना, इसके अलावा कोई नहीं। इसके लिए इसका बता भी दिया कि नीचे की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आपकी बुक में एक और चीज लिखी है कि नाइट्रोजन एग्जिबिट +1 +2 +4, ठीक है ना। कब? जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन से रिएक्ट करेगा तब ये इस तरीके से बताएगा। फास्फोरस भी है +1 +4, ये दोनों भी शो करता है कब? जब सम ऑक्सो एसिड बनाता है, ठीक है ना। जैसे N2O5 में कितना है बताइए, ये N2O5 की बात करें इधर से देखिए, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? ऑक्सीजन का हम बात करते हैं -2, तो -2 × 5 और ये होगा 2x = 0, तो ठीक है 2x माइनस, तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करिए, ये आएगा 2x - 10 = 0, 2x = 10, x = 10/2, x = 5। तो यहाँ तो 5 भी बता रहा है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ओके। पर यहाँ नाइट्रोजन ये जो बता रहा है ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, ओके। अब आपको क्या बताएगा? नाइट्रोजन तो +5 बता रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ जाओगे तो डिक्रीज होती जाएगी। बिस्मिथ में केवल बिस्मिथ ही बता रहा है, उसके अलावा कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। ये बात आपकी बुक में साफ साफ। एक और बात लिखिए, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट नाइट्रोजन रिएक्शन कर रही है, उसी में +3 भी बता रही है, +5 भी बता रही है और +2 भी बता रही है, ठीक है ना। ये एक थोड़ी सी अच्छी बात है, इसको थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से समझा रहा हूँ कि क्या है ये डिसप्रोपोर्शनेट। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। कितना इंपॉर्टेंट बात है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ओके। एग्जाम्पल क्या है ये देखिए, SnO2, ये एक रिएक्शन है। ये रिएक्शन किस टाइप की है कि इसी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कैसे? अगर मैं यहाँ नाइट्रोजन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी? x। ये हाइड्रोजन होता है, इसको इसके चार्ज होता है ऑक्सीडेशन, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 होती है। चार्ज भी इतना ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम केस में, केवल एक्सेप्शनल केस के अलावा जितना चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है ना। कहीं एक्सेप्शनल होगा तो फिर गलत है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +1 चार्ज आता है, तो +1 इसकी आपको निकालनी है। इसके बाद ऑक्सीजन जिसके ऊपर चार्ज आता है -2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी है? -2, तो -2 × 2, ओके, = 0। तो यहाँ x = कितना हुआ? ये वाली चीज इधर आई तो ये कितने हुई? +4, और ये वाली 1 आई इधर तो -1, तो x = कितना हुआ? +3। तो यहाँ पर ये बता रहा है +3। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन ये। यहाँ देखिए +1 + x प्लस -2 × 3 = 0। तो x = क्या है? ये माइनस का है, जब इधर से इधर आप शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा? +6। इसको शिफ्ट करेंगे तो -1, तो x का वैल्यू कितना है? +5। तो यहाँ पे आ रही है +5। देखिए इसको, देखिए यहाँ पर n देखिए, n = x, -2 = 0, तो x = 2, तो यहाँ आ रही है +2। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट का इस तरीके से बढ़ना, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, ये होता है ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। दूसरी बात देखिए, +3 से क्या हो रहा है? इधर देखिए, +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में गिरना, इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन भी हो एक ही रिएक्शन में और ये भी हो, तो उस रिएक्शन का नाम होता है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है ना। ये आपकी बुक में लिखा है साफ साफ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। DIS
और एक इंपॉर्टेंट बात है, इस रिएक्शन इजीली नहीं होती भैया, ये होती है एसिड की प्रेजेंस में। ओके, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रहती है, कोई भी एसिड जरूरी है, अदरवाइज ये रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं होगी। ठीक है ना, बस इतना सा आपको बताया गया। ओके, नीचे की तरफ देखिए, जब आपको ये अब आती है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मीनिंग क्या होता है? जितना नाइट्रोजन बॉन्ड बना सकता है ये उसकी कोवेलेंसी है, पर कोवेलेंसी के बाद में भी बॉन्ड तो बना सकता है। ठीक है ना, कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बॉन्ड तो बना देगा, लेकिन रियल में होता है या नहीं होता है? जैसा कि एक क्वेश्चन आता है क्या कि NCl3, ये आपको लगभग क्लियर हो गया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला है कि इस तरीके से NH3 तो बनता है, नहीं PCl5 बनता है और NCl3 ही बन पाता है NCl5 नहीं बन पाता है। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट नाइट्रोजन शो ट्राई याद रखना 3। ठीक है ना, देखो आपकी बुक में लिखा भी है, ये यहाँ लिखा है नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। इसका रीजन पूछा है। ठीक है ना, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो बता रहा है, ये बात मैंने पहले ही बता दी कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो बता रहा है, लेकिन हेलाइड जब बनता है तब नहीं बना पाता है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण आप ये समझ लीजिए, थोड़ा सा ही है मेन चीज। अगर मैं इसकी बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में क्या था, मैं आउटर मोस्ट की बात कर रहा हूं 2s2 और 2p3 की। अब वो कह रहा है कि अगर मान लो कि कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, उसने बोला कि मेरे को बॉन्ड बनाना है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, जिसमें क्या हो रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, एक इलेक्ट्रॉन और तुम और दे दो, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया। इट मींस यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके या शेयरिंग करके इन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 था, ये 1s2 2s2 2p6, तो टोटल क्या हुआ 10। नियोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नियोन क्या चीज कि नाइट्रोजन के आगे नियोन है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां तो संभव है, बट 5 जने आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन कि बोलेंगे हमको आपके 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, अपन एक काम करते हैं सब में शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर आने पर देखा तो ये तो पहले से पेयर है, इसको बोला कि आप एक काम करो खाली तो करिए, हम पेयर में कैसे पेयर बनेगा? यहाँ पे तो वेकेंट था, यहाँ पे पहले से 1 था और फिर दूसरा आया, ये पहले से था और ये दूसरा आया, ये पहले से था और ये आया। इट मींस एक वेकेंट होगा तो बॉन्डिंग बन सकती है। तो वो कह रहा है इसको वेकेंट कीजिए या फिर अनपेयर कीजिए। अनपेयर करने के लिए यहाँ पर डी ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं वेकेंट की वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। अगर होती तो यहाँ पर ये थोड़ा सा वेकेंट, ये अनपेयर होता तो यहाँ पर बॉन्ड बन सकता था। क्या फास्फोरस में है? बिल्कुल है। फास्फोरस की जब बात करते हैं तो ये है 1s2, दूसरा ये 2s2 और ये है 2p3। इसके पास में यहां पर वेकेंट डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5। ये जो डी ऑर्बिटल है तो ये क्या यूज कर दे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से स्विच करके यहां आएगा। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी गई, एनर्जी देने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन स्विच करके यहां आया, स्विच करने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन यहां से हट गया। तो अब ये देखिए, अब यहाँ वैलेंसी कितनी हो गई, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? ठीक है ना, यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 5। इट मींस 5 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से आएंगे तो शेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ जो हेलाइड आते हैं 5 हेलाइड, तो सभी को यहाँ पे स्पेस मिलता है, और स्पेस मिलेगा तो क्या होगा, आराम से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाया, यहाँ 1 2 3 4 और 5 आया, इस केस में 5 बॉन्ड बन गए। तो वो PCl5 बन सकता है, NCl5 नहीं बन सकता है। उसका कारण है कि वेकेंट डी ऑर्बिटल अनअवेलेबल है, स्विचिंग नहीं होती है, स्विचिंग नहीं होगी तो अनपेयर नहीं होगा, अनपेयर नहीं होगा तो फर्दर बॉन्डिंग नहीं होगी। ये इसका एक आंसर है। ठीक है ना, ये आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी है इस तरीके का कि व्हाई आर पेंटाहेलाइड मोर कोवेलेंट देन
अब इसी का एक आंसर है, जो जितने ज्यादा बॉन्ड बना रहा है वो उतना ही अच्छा वो है। ट्राई हैलाइड में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो इधर इसकी कोवेलेंसी तो कम ही है। पेंटा हैलाइड है 5 बना रहे हैं, नंबर ऑफ जो बॉन्ड है वो 5 है तो ज्यादा हो गई कोवेलेंट। तो ये बात आपकी बुक में लिखी है, जो जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उसकी जो कोवेलेंट नेचर है वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना। अगला हाँ, इसके बाद में क्या है, अरे वो कह रहा है 4 भी दिखाता है क्या? 4 दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता है? 4 दिखा सकता है, नाइट्रोजन 4 दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है। NH3 इसके पास में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ये अगर ये वाले अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज कर दे या डोनेशन ऑफ द ये शेयरिंग ऑफ द इस वाले, जैसे आपने लेविस एसिड और लेविस बेस में पढ़ा होगा, वहां बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस बताए गए थे। वहां साफ साफ लिखा है कि NH3 बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि वो NH इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और डोनेट करने के बाद में एक बॉन्ड बनाता है, जैसा कि इसमें हो रहा है कि NH3 NH4 प्लस बनाता है। क्यों बनाता है? H प्लस के फोर्थ बॉन्ड बना ना, तो यहाँ पे भी कोवेलेंट 4 बता रहा है। ये कौन सा बॉन्ड है? ये वाला बॉन्ड है। ठीक है ना। ये बॉन्ड कैसे बनेगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा, शेयर करने के बाद में एक बॉन्ड बनेगा, तो ये करा 4 तो बता सकता है। ठीक है ना। कोवेलेंसी यहाँ लिखा है कि नाइट्रोजन इज रेजिस्टेड टू मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। ठीक है ना, 4 मैक्सिमम है। ठीक है ना, पर 4 से ज्यादा नहीं बना सकता है, 5 नहीं बना सकता है। जो मैंने बता दिया आपको, डी ऑर्बिटल होता तो 5 भी बना देता है। ठीक है ना। अगला एनोमिनस, एक कैरेक्टर दे रखा है कि एनोमिनस कैरेक्टर जो है वो कैसे होगा, नाइट्रोजन के पास में ऐसा क्या है? तो बोले कि नाइट्रोजन एनोमिनस बताता है, उसके लिए उसकी 5 रीजन है। पहला रीजन, एक रीजन तो यही है, क्या रीजन है? इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है ना। दूसरा भी है, क्या चीज कि इसकी साइज एकदम स्मॉल। ठीक है। तीसरा क्या है, ये भी मैं लिख देता हूं यहां पे, इसका वर्ड देखिए, मैं ये पढ़ा रहा हूं अब, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। एनोमलस का मतलब है कि अपने ग्रुप मेंबर से हटकर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स ये नाइट्रोजन में होते हैं। तो पहला देखिए, ग्रुप में सबसे छोटा साइज किसका है? तो सबसे ऊपर वाले का सबसे छोटा साइज। क्यों? नंबर ऑफ शेल ही इतने हैं, K शेल और Kl शेल, ओनली 2 शेल है ना। न्यूक्लियस के बाद में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे इसका, सबसे पहले तो है स्मॉल साइज, हम इसका एनोमलस कैरेक्टर्स बता रहे हैं। दूसरी बात, नाइट्रोजन जो होता है उसकी बॉन्डिंग कितनी होगी? जब छोटे साइज वाले इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे उस केस में क्या होगा, क्योंकि इसका छोटा साइज है तो फटाफट ये इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो जल्दी जल्दी ओवरलैपिंग होगा। मोर ओवरलैपिंग से उससे पास पास बनेगा। इससे बॉन्ड लेंथ इसकी कितनी है? बॉन्ड लेंथ बहुत लेस होती है, बहुत कम है ना, पहली बात। दूसरी बात, नाइट्रोजन बॉन्ड भी कितने बनाता पता है आपको? नाइट्रोजन ही एकमात्र ऐसा है जो क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है अलग नाइट्रोजन से। कैसे? इसको मैं थोड़ा सा बताता हूं। ये देखो, नाइट्रोजन का इस तरीके से ये हो गया, इसके बाद में एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक ऑर्बिटल ये हो गया। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट नाइट्रोजन का यहां बता रहा हूं। ओके, इस तरीके से नाइट्रोजन आपस में। अब क्या हो रहा है, यहां इस वाले का ओवरलैपिंग इससे हो रहा है। ठीक है ना। पार्शियल ओवरलैपिंग जो आपने पढ़ा होगा पाई बॉन्ड के संदर्भ में, ऊपर और नीचे। ठीक है ना, साइड वाइज। और एक इसका ओवरलैपिंग इससे होगा, इसका ओवरलैपिंग इससे होगा। ठीक है ना।
अब क्या हो रहा है, जैसा ओवरलैपिंग ऊपर और नीचे, मतलब एक पाई बॉन्ड तो ये बना है, इसका और इसका ओवरलैपिंग एक पाई बॉन्ड ये बना है, और ये वाला है सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब इसमें क्या है, एक तो है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है ये पाई बॉन्ड, तीसरा भी है पाई बॉन्ड। इसका मतलब एक सिग्मा एंड दो पाई बॉन्ड, तीन बॉन्ड। मेरे हिसाब से जितना भी है, कुछ मतलब मैक्सिमम लोग हैं जो नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? इनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इनका आपस में रिपल्शन नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी है उन सब आपस में रिपल्शन होता है, वो 3 बॉन्ड बना ही नहीं पाते हैं। नाइट्रोजन ही है जो 3 बॉन्ड बनाएगा। एक सिनर्जी बॉन्ड में बनाते हैं हम, जिसमें पी पाई डी पाई की बात करते हैं, वो एक एक्सेप्शनल में मान लीजिए, उसके अलावा कहीं नहीं बनता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन क्यों बना रहा है? इसका कारण है इसका स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने से क्या होगा, स्मॉल साइज होगा तो इसका न्यूक्लियस जो है ना वो बहुत पावरफुल होता है, और ये पावरफुल होने के कारण से भले ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहे हैं, वो कहते हैं अब अपने अपना काम करिए, शांति से बैठे रहिए, ठीक है ना, हमारा बॉन्ड बन के रहेगा। मतलब वो वाली स्थिति है इसकी कि इसका पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में नहीं अपना प्रभाव दिखा पा रहे, अगर दिखाते तो वो टूट ही जाता, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, बॉन्ड पर इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। क्या है? क्योंकि ये छोटा साइज है, बॉन्ड लेंथ बहुत कम है इसकी, और इसके कारण से कैटेनेशन नहीं बता पाएगा। कैटेनेशन क्या था, कार्बन और कार्बन मिलकर इस तरीके से लॉन्ग चेन बना रहा है ना, इस तरीके से बना रहा है, ब्रांच भी कर रहे हैं, पर ऐसा कैटेनेशन ये नहीं बता पाएगा। तो इसका एक ये भी कैरेक्टर में काउंट होता ही है कि स्मॉल लेंथ है, इसके कारण से इसमें वीक कैटेनेशन होगा, इसके कारण से इसमें क्या होगा, वीक कैटेनेशन। ये भी इसके एनोमेलस कैरेक्टर में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा जो बॉन्ड नहीं बन रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, क्योंकि जब लेंथ इतनी कम है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और पास आ गए उनका रिपल्शन ज्यादा है, तो वहां भी प्रॉब्लम आएगी, उसके कारण से अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। डी ऑर्बिटल, इसके बारे में अभी मैं बता ही चुका हूं कि वैकेंट डी ऑर्बिटल यहां पर नहीं है, ये नहीं है और नहीं है, इसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन स्विच नहीं कर रहा है, एस वाला 2s2 वाला इलेक्ट्रॉन स्विच नहीं करता है तो वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा, जिसका आप अभी बताया था कि PCl5 बनता है पर NCl5 नहीं बनता है, इसमें रीजन बताया था, ये भी एक एनोमेलस कैरेक्टर में आता है। एक और बात, पी पाई बॉन्ड तो बन गए, ठीक है ना, पर डी पाई बनेंगे क्या? डी पाई नहीं बनाएगा, डी पाई बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बनाता है। क्यों? डी ऑर्बिटल के जितने भी होते हैं जो कि सिनर्जी बॉन्ड में पड़ते हैं, डी पाई बॉन्ड, पर ये नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, और कार्बन बनाता है, ठीक है ना, ये नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? उसका कारण है कि वो जो रिपल्शन है ना, रिपल्शन के कारण से वो फटाफट टूट जाता है। वहां पे क्या था, वैकेंट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहे थे, दोनों तरफ से, एक तरफ इधर से दोनों तरफ से जाते हैं तब आता है सिनर्जिक बॉन्ड। ये आपको उस समय और अच्छे से पढ़ाएंगे, बस आप ये बात रखिए कि डी पाई पी पाई बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बनाता है, ठीक है ना, ओके। अच्छा, नीचे वाले जैसे डी पाई बॉन्ड ये बना सकते हैं, ये भी बना सकता है, ठीक है ना। फास्फोरस और आर्सेनिक, ये डी पाई डी और डी है, यानी ना डी पाई ये बॉन्ड बना सकते हैं दोनों। कब बना सकते हैं? जब इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कि जब ट्राई एथिल फॉस्फेट ये फॉर्म होगा, और ये फॉर्म होगा तो ये लिगेंड की तरह काम करेगा, तब वो डी पाई बॉन्ड बना पाएगा, डी पाई बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, आर्सेनिक में भी ऐसा है क्या? ठीक है, आर्सेनिक में भी है ये। कब? या C6H5 का ट्राई
आर्सेनिक, ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा और लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, तब ये बना पाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन डी पाई पी पाई नहीं बना पाएगा, ये कंफर्म है। ये आपकी बुक जब आप पलटेंगे तो उसके आगे की तरफ लिखा है। एक चीज और लिखी है आपके यहाँ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो या एनपी, यहीं पे बताता हूं ना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड मोर स्टेबल है या फिर फास्फोरस फास्फोरस, तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी मैंने बताया था इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को तो न्यूक्लियस कहेगा कि अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, तो वो अपने इसको विद्रोह को दबा देगा। पर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जो फ्रीली मूव करने वाले नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उनके कारण से रिपल्शन रहेगा इसके और इसके। रिपल्शन भी क्यों? क्योंकि लेंथ ही बहुत छोटी है, बहुत पास पास है, रिपल्शन ज्यादा है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ थोड़ी सी एनर्जी दीजिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड टूट सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, बना दिया, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी देने से टूट भी सकता है, इसलिए ये कमजोर माना गया है, ये ज्यादा मजबूत माना गया है, ठीक है। ये आपकी बुक में थोड़ा सा और भी लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा है कि एन बॉन्ड इज वीकर देन पी बॉन्ड। क्यों? हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ओनिंग द स्मॉल बॉन्ड है, इसके कारण से कैटेनेशन भी नहीं होगा किसमें? नाइट्रोजन में। ये बात आपको बता दी, डी पाई बता दिया। अब आपको बात करते हैं कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा क्या, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन से रिएक्ट करना, मैक्सिमम लोग हैं जो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या बनाएंगे? सिंपल सा हाइड्रेट बनाएंगे। ये देखो NH3 बना रहा है, क्या बनाएगा? ये PH3 बना रहा है, AsH3 बना रहा है, एंटीमनी हाइड्राइड बना रहा है, बिस्मिथ हाइड्राइड। तो ये तो बात समझ में आ गई कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद में हाइड्राइड बना रहा है। अब इनकी स्टेबिलिटी भी होगी क्या? कुछ बिल्कुल होगी। स्टेबिलिटी ऑर्डर ही डिपेंड करेगा कि क्या कौन मजबूत है। तो स्टेबिलिटी, अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूं, हाइड्राइड की स्टेबिलिटी की बात करूं, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पहली बात, जहां पर बॉन्ड लेंथ छोटी होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम होता है वो स्टेबल होता है, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। जहां स्मॉल साइज होती है वहां पर भी न्यूक्लियस का पावर ज्यादा होता है। रियल में हो क्या रहा है? नाइट्रोजन में क्या है? ये नाइट्रोजन है, ये 2 है, इसके बाद में क्या है? ये देखिए हाइड्रोजन। पहली बात, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, साइज छोटा, पकड़ मजबूत। इसके बाद में इनका जो हाइड्रोजन और इनका साइज लगभग एक जैसा है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है ना। हाइड्रोजन तो होता ही बहुत छोटा था, उसको पकड़ना आसान है, ठीक है। इनके बीच में रिपल्शन भी इतना नहीं है, वो इतना भी वो डेंसिटी नहीं है कि वो रिपल्शन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ही नाइट्रोजन NH3 है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर बनाऊं तो ये NH3 मोर स्टेबल देन PH3 देन AsH3 देन एंटीमनी हाइड्राइड देन बिस्मिथ हाइड्रेट। ये आपको स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रेट। अच्छा, एक और बात, अगर इतना ही मजबूत है तो ऊपर से वहां से हाइड्रोजन लूज हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन लूज नहीं होगा तो हम एक और एक आपके ऑर्डर और दे रखा है, इसका नाम है रिड्यूसिंग पावर। अब रिड्यूसिंग पावर डिपेंड किस पे करता है? रिडक्शन, कि आप कितना अच्छे से रिडक्शन कर सकते हो दूसरे का, रिड्यूसिंग पावर। और रिडक्शन में आपने क्या बताया था? जैसे हमने पिछले साल में बताया था ऑयल एंड ड्रिंक, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद में एक हाइड्रोजन से रिलेटेड बात की है, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहां पर हाइड्रोजन निकल सकता है क्या इजीली? नहीं, ऊपर से लेकर नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहां ज्यादा निकलेगा? मेटल्स में, मेटल से बिस्मिथ में ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसका मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं पे ज्यादा होगा। ओके, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिस्मिथ में ज्यादा है और नाइट्रोजन में कम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है, हाइड्रोजन इजीली निकल सकता है, वो अच्छे से क्या करेगा। रियल में क्या हो रहा है कि अगर मैं किसी की रिएक्शन इससे कर रहा हूं,
मान लो XYZ किसी से भी कर रहा हूँ, ये अपना हाइड्रोजन अगर दे दे तो मतलब वो उसको रिड्यूस कर पाएगा। पर हम तो अभी कह रहे हैं कि ये तो NH3 तो बहुत स्टेबल है, जो स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन कैसे देगा? तो NH3 सबसे मतलब लोएस्ट टेंडेंसी है इसमें हाइड्रोजन देने की, तो रिड्यूसिंग जो पावर होगा वो किसका ज्यादा होगा? नीचे वाले का। तो जस्ट इसका क्या होगा? BiS3 में आसानी से हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब दूसरे का रिडक्शन जल्दी करेगा। इसके बाद में कौन होगा? ये एंटीमनी हाइड्रेट। उसके बाद में AsH3, उसके बाद में PS3, उसके बाद में NH3। ये इसका कारण समझाएगी आपको, हाइड्रोजन जल्दी लूज करेगा, दूसरे का रिडक्शन जल्दी करेगा। अच्छा एक और बात, हाइड्रोजन जल्दी लूज कर रहा है इसका मतलब वो एसिडिक कैसा होगा? अच्छा एसिडिक होगा, तो ये मोर एसिडिक होगा, ठीक है ना? नहीं होगा। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं कि बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, आपकी बुक में लिखा है बेसिसिटी स्ट्रेंथ, तो बेसिसिटी स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? जो ज्यादा बेसिसिटी ये किसकी ज्यादा? जो ज्यादा बेसिक है, ये हाइड्रोजन जल्दी निकालेगा, ये ज्यादा एसिडिक है। ये और ये NH3 के लिए आपने लेविस में भी बोला था, लेविस ने क्या बोला था? NH3 जिसके पास में एक Lp है, Lp डोनेट करने वाला लेविस बेस होता है, उसने भी कहा कि ये बेस है। यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन का निकलना एसिडिक कैरेक्टर को बताता है, तो ये एसिडिक है तो ये बेसिक है, तो दोनों ही केस में कौन बेसिक होगा? तो होगा NH3। तो मोर बेसिक, फिर PS3, फिर AsH3, फिर एंटीमनी हाइड्रेट, देन बिस्मिथ हाइड्रेट। तो आपको तीनों ऑर्डर याद रखना है, क्यों? इनके पीछे एक तो रीजन है, वो रीजन याद रख लेना, ठीक है? इसके बाद आपको ये बताना था कि जैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर इससे पूछा जाए क्या पूछा जाएगा? इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इस हिसाब से NH3 ज्यादा होगा। इसके बारे में पूछा जाएगा तो कि हाइड्रोजन रिलीज किसमें जल्दी हो रहा है? तो बिस्मिथ में जल्दी रिलीज हो रहा है, ये रिलीज होकर दूसरे को रिड्यूस करेगा, ऐसा इसमें कैरेक्टर है। तीसरा कैरेक्टर क्या है NH3 का? बोले ये क्या कर रहा है कि जो हाइड्रोजन रिलीज जिसमें लेट से हो रहा है, इसमें रिलीज लेट से हो रहा है, तो ये ज्यादा बेसिक हो गई। जब यहाँ जल्दी हो रहा था तो यहाँ सबसे कम हो रहा है, जो सबसे कम हो रहा है वो सबसे कम एसिडिक, मतलब बेसिक में ज्यादा बेसिक। और लेविस ने भी कहा है कि NH3 बेसिक है। अगला मेल्टिंग पॉइंट, अगर अप से डाउन जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट कैसी हो रही है? ये एब्नॉर्मल चल रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से लेकर नीचे जाओगे तो बढ़ना, ये एक जगह एब्नॉर्मल, अदरवाइज क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे, नीचे जा रहे हो मास बढ़ रहा है, नीचे जा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, केवल एक जगह एब्नॉर्मल है यहाँ पर, ठीक है ना? इसके अलावा नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात, लोअर, ये मैंने आपको बताई थी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं दोनों जगह नाइट्रोजन की बात करूंगा कि N2 का ऑक्साइड, दो तरह के ऑक्साइड बना के इन्होंने, ये सब केमिकली रिएक्शन चल रही है ना, केमिकली क्या हो रहा है कि रिएक्ट किया जा रहा है, अब वो रिएक्शन करवा रहा है ऑक्सीजन से। तो यही नाइट्रोजन दो तरह से ऑक्सीजन से कर रहा है, एक बार तो कर रहा है N2O3, एक बार कर रहा है ये N2O5। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए इसकी ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं? ठीक है, देखिए इधर क्या होगा? 2x माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 इजिकल टू 0, ठीक है? तो 2x कितना होगा? तो x इजिकल टू 2x इजिकल टू 6 और x इजिकल टू आया 3, तो यहां पर है +3, यहां पर क्या होगा कि 2x माइनस 10 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू 10, x इजिकल टू 10/2 इजिकल टू 5, तो ये वाली आई है +5, ठीक है? ये +3 आया, ये +5 आया। इसको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे, इसको हायर बोलेंगे। दोनों की रिएक्ट करवा दो पानी से, ठीक है ना? पानी से जैसे रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? कर देते हैं
H2O, इससे तो बनेगा HNO2 और इसकी भी रिएक्ट करवाओ, इससे भी बनेगा HNO3। ये अच्छा एसिड है, ये लेस एसिडिक है। HNO3 इज मोर एसिडिक देन HNO2, जो ज्यादा अच्छा एसिडिक है, HNO3 ज्यादा एसिडिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अच्छा एसिडिक होगा, ठीक है ना। लोअर ऑक्सीडेशन, यहां क्या लिखा हुआ बुक में आपके, द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ द लोअर, वो मोर एसिडिक होगा N2O5। क्यों? पानी में डालते ही वो अच्छा वाला एसिड बना रहा है। HNO3 इज मोर एसिडिक देन HNO2। HNO3 अच्छा है और वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बता रहा है, इसलिए कह रहा है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। दूसरा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, वो कह रहा है कि अप टू डाउन जाओगे सबका ऑक्साइड बना दीजिए, ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये लेस एसिडिक होगा। इसके अलावा भी आपने देखा होगा, मैंने इससे पहले भी रिएक्शन करवाई थी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाया था, मैग्नीशियम को आपने बर्न किया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके बाद में पानी में डाला था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको आपने किया था, ये कितना था बेसिक। तो यहाँ क्या हुआ, एसिडिक, ये तो वैसे मेटल है, मेटल जो होता है उसके ऑक्साइड वैसे बेसिक होते हैं, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे कि नीचे अप टू डाउन जाओगे ये एसिडिक होगा और ये बेसिक की तरफ बढ़ेगा, मतलब एसिडिक नेचर कम होता जाएगा, नीचे बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। ये बात आपकी बुक में भी लिखी हुई है। बिस्मिथ जो होता है वो बेसिक बनाता है पूरा, ठीक है। इसके बाद में हेलोजन, ये मैंने बता दिया कि NCl3 और NCl5, ठीक है ना। नाइट्रोजन NCl3 तक ही बनाता है, उसके बाद में नीचे की तरफ, उसके बाद कोवेलेंसी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? डी ब्लॉक एलिमेंट के बढ़ते जाएंगे, यहाँ से डी ब्लॉक का शुरू होना, इसका मतलब पेंटा, कोवेलेंसी बढ़ती जाएगी, पेंटा हेलाइड बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर +3 तक ही बनेगा, ये NCl3 तक ही बनेगा, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, बिस्मिथ नीचे की तरफ जाएंगे तो अगर हेलाइड की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें लिखा है कि NH3 इज नोन टू बी स्टेबल, नाइट्रोजन के साथ में NH3 ही स्टेबल है, ठीक है। और नीचे की तरफ जाओगे तो पेंटाहेलाइड ज्यादा बनेगा, लेकिन बिस्मिथ में ट्राइफ्लोराइड, बिस्मिथ में ट्राइफ्लोराइड भी बन रहा है, जबकि पेंटा बनना था लेकिन ट्राइफ्लोराइड भी बन रहा है। ये एक्सेप्शनल केस है, लिखा है कि ट्राइहेलाइड एक्सेप्ट BiF3 आर प्रोडोमिनेंट कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है ना। ये एक्चुअली में आयनिक नेचर है। ये आयनिक नेचर क्यों है, इसका कारण भी है कि बिस्मिथ और इसके साथ में रिएक्ट कर रहा है फ्लोरीन के साथ में। फ्लोरीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में होगा तो वो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, जब खींचेगा तो पोलैरिटी आएगी, पोलैरिटी मतलब ये इस तरीके से पोलैरिटी आएगी, पोलैरिटी आएगी तो आयनिक बॉन्ड की तरफ बिहेव करेगा। तो ये तो आयनिक बॉन्ड है, बाकी सारे कोवेलेंट की तरफ जाते हैं। इसमें और भी बनते हैं लेकिन वो कोवेलेंट बनेंगे, केवल BiF3 ही कैसा होगा, आयनिक होगा। उसका कारण है कि वो फ्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो। नेक्स्ट है मेटल, मेटल के साथ में जब भी रिएक्ट करते हैं तो बाइनरी प्रोडक्ट बनाते हैं। बाइनरी प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, बाइनरी का मतलब होता है दो चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए तो बाइनरी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैल्शियम की बात करूं, ठीक है ना, ये हाइड्राइड खत्म। अब बाइनरी, बाइनरी का मतलब भी होता है, बाई का मतलब होता है 2। अगर मान लो मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम की होती है 2+, नाइट्रोजन की होती है 3-, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा तो क्या आएगा, CH3 और N2, सिंपल। इसमें कौन सा 9th में पढ़ाते हैं ये, तो इस तरीके से क्या बनाएंगे, कैल्शियम नाइट्राइड, अच्छा फास्फोरस के साथ कैसे बनेगा, सेम तरीका है बाइनरी प्रोडक्ट, Ca2+, फास्फोरस 3-, सेम इस तरीके से आया तो क्या हुआ, Ca3P2, सिंपल, ये बाइनरी प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा मेटल क्या है, इसमें कैल्शियम मेटल है, कि मेटल के साथ में बताते हैं तो बाइनरी प्रोडक्ट बनता है। और इस तरीके से वो कैल्शियम फॉस्फाइड, ये नाइट्राइड वो फॉस्फाइड, मतलब क्या चीज जुड़ा है, लास्ट में जुड़ता है IDE,
ये आपको जोड़ना है सफिक्स के रूप में सब में। ये नाइट्राइड, ये फॉस्फाइड, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है, सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड कैसे होगा, सोडियम कैसा होगा, ये Na+1 आर्सेनाइड As3-, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, Na तो 1 ही आएगा, आर्सेनाइड का 3 हो जाएगा, और आइड तो लगाना ही है, तो सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है ना। इस तरीके से बना। जिंक के साथ में, जिंक मेटल है, एंटीमनी, तो जिंक एंटीमोनाइड, ठीक है ना, जिंक एंटीमोनाइड। अब जिंक कैसा है, इसमें सिंपल सी बात है, जिंक का मतलब होता है 2+, एंटीमोनाइड मतलब एंटीम, ये वाला, ये 2 इधर आएगा, ये 3 इधर आएगा, तो ये जिंक 3, एंटीमनी का 2, तो जिंक एंटीमोनाइड आइड। इस तरीके से बाइनरी प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम और बिस्मिथ, तो मैग्नीशियम बिस्मिथाइड। इस तरीके से आपको ये केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर खत्म होती है। इसके बाद 2 क्वेश्चन है, वो मैंने लगभग उसके बारे में जिक्र किया है। धन्यवाद।